नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत तत्री। स्क्रीन पर लाइए हेमंत जी को फटाफट। पहले स्वागत है हेमंत भाई आपका। वोटर अधिकार यात्रा आधिकारिक समापन हो गया। इस यात्रा की समापन के साथ ये लगा था, मुझे नहीं लगा था लेकिन भक्तों को ये लगा था कि यात्रा खत्म हो जाएगी, भाई संकट कटेगा, संकट कटेगा, फिर चैन से सोएंगे, चैन से सोएंगे भी, क्योंकि यही एक मुसीबत है राहुल गांधी और इसकी यात्रा। लेकिन आज मुझे, फिर निजी तौर पर ही कहूंगा, हो सकता है मेरी बात से आगे सहमत ना हो हेमंत जी, आज निजी तौर पर मुझे लगा कि अब राहुल गांधी ने 11 साल बाद ये दोनों जो जुगल जोड़ी है इनको समझ लिया है, ढंग से इनको समझ लिया है कि इनको आप जरा सा भी रिलीफ दोगे, मतलब अगर आप इन्हें आराम के पल दोगे तो ये आपके आराम के पल छीन लेंगे। अगर ये चैन से रहेंगे तो देश चैन से नहीं रहेगा। ये समझ गए। यही बात शायद देश के लोग अभी नहीं समझ पाए हैं। लग ऐसा रहा है कि अब धीरे धीरे समझने की शुरुआत कर दिया है देश के लोगों ने भी कि अगर ये जुगल जोड़ी ये अगर चैन से होगी तो इस देश में फिर आप हम सोचे कि हम लोग चैन से रह ले, नहीं रह पाएंगे। कोई एक ही चैन से रहेगा, या तो देश चैन से रहने या मोदी और शाह चैन से रहने। तो राहुल गांधी ने समापन करते करते सिर्फ 78 सेकंड, 78 सेकंड कुछ ऐसा किया, ऐसा बोला 78 सेकंड में कि मोदी और शाह और ज्ञानेश, इन तीनों की नींद फिर हराम हो गई, फिर नींद उड़ गई और फिर चैन खो गया, फिर बेचैन हो गए। दरअसल एटम बम की चर्चा सबने सुनी। महादेवपुरा, जब कर्नाटक की उस विधानसभा, महादेवपुरा विधानसभा को लेकर के 1,250,000 वोटों पर खुलासा किया राहुल गांधी। लेकिन आज पटना में हाइड्रोजन बम की चर्चा कर दी और कहा कि अब हाइड्रोजन बम फूटेगा और इसके बाद मोदी देश को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। ये सीधा सीधा आप लाइन समझिए, लाइन, मोदी देश को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। इसके पहले महादेवपुरा भी था। आखिर अब हाइड्रोजन बम में क्या ऐसा है कि मोदी नहीं दिखा पाएंगे? कहीं मोदी की जीत में ही जो झोल है उसको तो नहीं खोलने वाले हैं? ये सवाल है, इसी को आगे समझेंगे कि मोदी की जो काशी में विजय है, जहां पर 7वें राउंड तक दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता पीछे चल रहा था। अब बताइए, दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता तो बैलेट, जब गिनती होती है पोस्टल बैलेट, तब से लेकर के और मशीन बंद होने के बाद भी 10-20 वोट उसको गिर जाना चाहिए कि मशीन बंद हो गई तब भी 20 वोट और मिला है मोदी जी को। भाई दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय है। अगर दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता 7 राउंड 8 राउंड तक पीछे चल रहा हो और उसके बाद वहां पर चुनाव आयोग अपडेट देना, जो ऑनलाइन अपडेट आता है वो अपडेट देना बंद कर दे वेबसाइट पर, और फिर एकाएक आपके सामने आए, आंखों के सामने, कि जो मोदी जी काफी वक्त से पीछे चल रहे थे वो अब आगे हो गए और फिर जीत गए, तो सवाल तो मन में आएगा। उस वक्त भी हमारे मन में सवाल आए थे लेकिन प्रमाण नहीं थे। महादेवपुरा के प्रमाणों ने ये हिंट कर दिया है कि अगर कोई पीछे लग गया तो प्रमाण निकाल लाएगा, और अगर काशी के प्रमाण आए, सबूत आए, तो वाकई ये हाइड्रोजन बम ही होगा। तो कहीं उसी तरफ तो इशारा नहीं है? अब ये समझेंगे, मैं पहले आपको खबरें दिखा देता हूं, 78 सेकंड की वो क्लिप भी सुनवा दूंगा, तब चर्चा पे जाएंगे। राहुल बोले हम हाइड्रोजन बम के साथ तैयार। खड़गे का दावा 6 महीने में गिरेगी सरकार। 6 महीने में, इस लाइन पे भी ध्यान रखिएगा। तेजस्वी ने कहा 2 भाजपाई बिहारियों को ठगने निकले हैं। आगे जरा भीतर भी दिखा देते हैं, फिर आपको सुनवाते हैं। वोटर अधिकार यात्रा में बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं। ये स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूं राहुल गांधी का, कोटन को। बीजेपी के लोग सुन लें, एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है, वो आ रहा है। वोट चोरी की सच्चाई पूरे देश को पता लगने वाली है। हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी देश को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। राहुल गांधी का भाषण जैसे ही खत्म हुआ,
कुछ युवक काला झंडा दिखाने लगे, उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। पुलिस ने वहां से 2 युवकों को किसी तरह से तरीके से निकाला। दोनों को पुलिस थाने ले गई है, दोनों से पूछताछ चल रही है। वहीं राहुल गांधी दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। अब ये भी एक बात ध्यान रखिएगा। चलिए, अब ये नीचे खड़गे साहब का दावा तो हमने बता ही दिया, 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। ये 2 आए, लाखों की भीड़ में ये 2 आए और 2 को सुरक्षित पुलिस ने निकाला। तो सवाल तो मन में आएगा, क्या पुलिस ही लेके आई थी, पुलिस ही लेके गई? कि उस लाखों की भीड़ में जितना मैं जानता हूं भाजपा और संघ को, भाजपा और संघ का वो दोनों अगर उनके अतीत में जाएंगे तो वो शुरुआत से भाजपाई या संघी पक्का नहीं रहे होंगे। पक्का, ये मतलब मेरा सेल्फ जो इंटरनल फीलिंग है ना, वो बता रहा है। क्योंकि ऐसा है, वो काम कर नहीं सकते। पुलिस प्रोटेक्शन में ही या तो आए होंगे और फिर उसी में चले गए, ये करके खाना पूर्ति के काला झंडा दिखा दिया 2 लोगों ने लाखों की भीड़ में। खैर, काला झंडा विषय ही नहीं रहा। काला झंडा मतलब टॉफी, पार्ले टॉफी। अब ये काला झंडा जब भी कोई दिखाए तो आप उसको 50 पैसे की मिलती है पार्ले टॉफी। वो दांत में भी नहीं, फोड़ने में भी दिक्कत नहीं होती, बहुत नरम होती है, वो वाला दे दीजिए बस उसको। खैर, जरा आप सुनवा दीजिए राहुल गांधी की सुनवाई। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। ये क्रांतिकारी प्रदेश है। इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। अरे बाप, ये कॉन्फिडेंस पता नहीं क्या होगा। चीन में बेचारे थे, कम से कम एक दिन बाद बोलना चाहिए था। वहां चीन में थे और मोदी जी के चेहरे भाव भंगिमा 1 मिनट में बदल जाती है। जैसे ही देखते हैं कि खतरा बड़ा है तो चेहरा उड़ा है, तत्काल उड़ा है। खैर, अब आते हैं हम विषय पर अपने। ये राहुल गांधी ने जो कहा है कि हाइड्रोजन बम अब दिखाएंगे हम, वो हाइड्रोजन बम पे आते हैं। जरा हेमंत भाई के पास चलते हैं, बीच में आप दिखा दीजिएगा जो वहां पे भीड़ वगैरह है, वो बीच बीच में चला दीजिएगा, जो यात्रा में जनसैलाब था वो चला दीजिएगा। ये क्या हो सकता है हाइड्रोजन बम? और ये टाइमिंग जाते जाते 2-1 दिन तो किसी को चैन से रहने देना चाहिए। मोदी जी इतने बड़े राष्ट्रवादी हैं, थोड़ा उनको सुकून, आराम, चैन है। अब कह दिए कि आप तैयार हो जाइए। ये तैयार होने का मतलब क्या है कि दूसरी शेरवानी पहन लीजिए। मोदी जी तो हमेशा तैयार रहते हैं, है? जब भी आज तक कभी आपने बिना तैयार हुए देखा? हमेशा नई शेरवानी, नया जैकेट। अब तैयार हो जाने का मतलब मोदी जी अगर इस बात को नहीं समझ पाए प्रॉपर, तो दूसरी शेरवानी पहन लेंगे, कहेंगे लो तैयार हो गए। क्या है भाई, क्यों ऐसा? आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, एक बात आपको समझनी पड़ेगी। एक होता है आक्रमण, हमला, और एक होता है कंटिन्यूअस हमला, कंटिन्यूअस ऑफेंस। उसका मतलब सतत हमला। राहुल गांधी को ये बात बहुत समय से पता थी, लेकिन उनके जो चारों तरफ का जो उनका जो अपना आभा मंडल के सदस्य हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आती थी। वो उनको कैजुअल नेता बनवाने में लगातार कोशिश कर रहे थे। और अब राहुल गांधी उस छवि से बाहर आ गए। चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा के 2 चरण हो, चाहे बिहार वाली हो, जिस तरीके से वो रात को बिहार में रुके वो सारा। और उनको ये समझ में आ गया है कि अगर मोदी और ज्ञानेश को सांस लेने दोगे तो ये तुम्हें सांस नहीं लेने देंगे, देश को भी सांस नहीं लेने देंगे। इसलिए इनको लगातार हमलावर इन पे होकर के इनको कंप्लीटली बैकफुट पे रखो, तो इनको सांस नहीं आएगा। तो तय आपको करना पड़ेगा कि अपनी सांस गंवानी है या मोदी और ज्ञानेश गुप्ता की गंवानी। तो उन्होंने तय कर लिया कि ठीक है, इन दोनों की ऑफेंस लगातार बढ़ाए रखेंगे, और इसीलिए वो ऑल आउट ऑफेंसिव पे। अब सवाल ये है कि आपने कहा कि हाइड्रोजन बम क्या है।
एक महादेवपुरा की सीट, एक असेंबली सीट, और उसने पूरे देश की लोकसभा को किस तरीके से इंपैक्ट किया होगा सोचिएगा कि 6 सीट कांग्रेस जीती, 1 हारी, और उसने 6 की जीत को हार में निपटा दिया भी कांग्रेस की लोकसभा के। तो ये तो एक उदाहरण था केवल एक विधानसभा सीट का। ये कहां कहां हुआ है ये रेलेवेंट नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मुंह दिखाने लायक बात क्या है। मुंह दिखाने लायक बात 2। एक, हरियाणा पे ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, ऑलरेडी काम हो चुका है शुरू। और जब हरियाणा का जो रिजल्ट अक्टूबर की तारीख थी, उससे पहले हरियाणा का विस्फोट कर दिया जाएगा, जैसे महादेवपुरा का परमाणु विस्फोट था। उसके बाद महाराष्ट्र पे अपने एलाइज के साथ लग के उस पर भी काम चालू है। और जो फाइनल हाइड्रोजन बम है, जो फाइनल ऑफेंस जिसको कहते हैं आप, ऑल आउट असॉल्ट, वो आएगा आपको वाराणसी। उसको इस पिक्चर का जिसको क्लाइमेक्स कहते हैं ना, उसके क्लाइमेक्स के तौर पे जैसा आपने जिक्र किया कि इतने राउंड तक अजय राय आगे थे और ऑल ऑफ ए सडन कुछ देर काउंटिंग इधर उधर होती है, अपडेट्स बंद होते हैं और फिर आ जाता है कि मोदी जी आगे चले गए और फिर वो जीत गए 1.5 लाख से। तो ये सारे का सारा एक क्रोनोलॉजी है जो महादेवपुरा से शुरू हुई थी। उसका अगला जो पड़ाव है वो हरियाणा है, इसके बाद महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के बाद वो बात वाराणसी की। अब इसमें देखिए कोई शक नहीं रहा किसी भी तरीके का, अगर किसी दर्शक साथी को और आपको लेश मात्र या अंश मात्र भी शक हो कि चुनाव आयोग और भाजपा अलग है, तो कृपया करके उस बात को भूल जाइए सदा के लिए। अब इसमें जो महादेवपुरा वाला जो घटनाक्रम है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके क्या चुनाव आयोग की किसी ने डिफेंड करने की कोशिश की? और वो डिफेंड करते करते इतने आगे चले गए अनुराग ठाकुर कि राहुल गांधी ने एक विधानसभा में गड़बड़ का जिक्र किया, अनुराग ठाकुर ने 6 लोकसभाओं का डेटा देते हुए 35 विधानसभाओं में वही बात दोहरा दी। ये अलग बात है कि राहुल गांधी से एफिडेविट मांगा गया, अनुराग ठाकुर से नहीं मांगा। ठीक, आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ वो भी जानना जरूरी है इस सारी बात से। आपको पता है प्रशांत भूषण ने एक पिटीशन फाइल की थी थर्सडे को कि साहब जो ये एसआईआर हो रही है इसमें बड़े पैमाने पे आपत्तियां आ रही है और जो 31 अगस्त की तारीख है उसको 15 दिन के लिए आगे बढ़ा दीजिए। चुनाव आयोग ने इसका विरोध किया। सुनिएगा बात बहुत ध्यान से, कोट एंड कोट, चुनाव आयोग ने इसका विरोध किया कि डेट मत बढ़ाइए, लेकिन हम 30 सितंबर तक जो भी आपत्तियां आएंगी उनको कंसिडर करेंगे। फिर आपको डेट बढ़ाने में क्या परेशानी है, सोच करके देखिएगा एक बार। और सुप्रीम कोर्ट ने बात किसकी मानी? चुनाव आयोग की। भाई आशीष भाई, मैं कह रहा हूं कि आशीष भाई मुझे 15 सितंबर तक का समय दे दो, मैं कह रहा हूं, और आप कह रहे हो कि नहीं 15 सितंबर तक का समय नहीं देना, मैं 30 सितंबर तक कंसिडर कर लूंगा तुम्हारा। फिर समय देने में क्या आपत्ति है आपको? सोचिएगा। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट स्वीकार कर लेगा, इससे आगे मुझे कुछ नहीं कहना। ये बात बतानी जरूरी थी दर्शकों को कि ये हो क्या रहा है, बस इशारों में समझ लीजिए, बहुत चीजें हैं। तो अब एक बात स्पष्ट मान लीजिएगा, जो हम पहले दिन 10 जुलाई की अगर आपको अपना शो याद हो, मैंने आपको कैटेगरी के लिए कहा था कि ये टाइम बाय करने का कार्यक्रम है और आखिर में जाकर के होगा वही जो चुनाव आयोग चाहेगा। तो वो दिशा अब आपको उसमें कोई शंका नहीं बची होगी। जो चल रही थी बातचीत, जो टिप्पणियां आ रही थी, जो बहस हो रही थी, उस पर हमने हर हियरिंग पे शो किया और उसमें यही बात आई और आज फाइनली वहीं पे आप पहुंच गए कि डेट एक्सटेंड नहीं की जाएगी, 30 सितंबर तक हम कंसिडर करेंगे। फिर डेट बढ़ाने में क्या परेशानी है? ये फैसला मैं दर्शकों पे छोड़ता हूं, आपके ऊपर छोड़ता हूं। असली बात जो है कि पूरे एनडीए में भी तो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो मोदी के साथ खड़ी हैं, सुख में, दुख में, ठीक में, गलत में। उनमें से किसी ने राहुल गांधी की बात को जुटलाया क्या? एक पार्टी का नाम बताइए। इंडिया अलायंस तो ही। तो एक चुनाव आयोग के साथ एक कौन बच गया? केवल मोदी। उसके अलावा तो सारे पॉलिटिक नहीं तो डिफेंड करते हैं ना भाई चुनाव आयोग को। भाजपा को छोड़ के क्या किसी ने एसआईआर को डिफेंड किया? क्या किसी ने वोट चोरी को डिफेंड किया? क्या कोई चुनाव आयोग के पक्ष में आया? अब भी अगर इस देश के लोग समझ में नहीं आ रही लोगों को तो बहुत पछताएंगे। सिंपल सी एक बात है भाई, ये बहुत साधारण शब्दों में, भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग एक है, केवल एक। रेफरी नहीं है, एम्पायर नहीं है, उनका बिना शर्त समर्थन करने वाला उनका प्रतिभागी है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आयोग, ज्ञानेश गुप्ता के नेतृत्व में। पहले यही शर्मनाक कारनामा राजीव कुमार करके गए थे शेर व शायरी के जरिए। ये तो खुद ही एक्सपोज हो गए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके के तर्क किए इन्होंने, जिस तरह की बचकाना बातें की, उससे ये एक्सपोज हो गए। अब जो अगला घटनाक्रम होने वाला है, बिहार की जनता का आपने आज देखा किस तरीके का जोश था। खड़गे को यह कहना पड़ा कि दोनों देश में विपक्ष के नेता लोकसभा और राज्यसभा में हैं, उसके बाद ना तो कार्यक्रम के लिए सुरक्षा की व्यवस्था है, ना किसी तरीके का कोई व्यवस्था करने की कोशिश की गई।
राहुल गांधी जेड प्रोटेक्टिव, खड़गे साहब जेड प्रोटेक्टिव, कैबिनेट मंत्री का स्टेटस, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर दोनों का। उसके बावजूद 3.5 घंटे का मार्च करते हैं वो, गांधी मैदान से लेकर के कहां तक, गांधी जी की वो जो अपना अम्बेडकर साहब की समाधि तक, जो कि हाईकोर्ट के पास है, 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वहां पे पुष्पांजलि करते हैं, वो सारी बात करते हैं। कहीं पर पुलिस की व्यवस्था ना होना, इसका मतलब क्या समझते हैं आप? काले झंडे पहले देखे, काले झंडे आज फिर 2 काले झंडों वाले पकड़ गए, परसों टॉफी खिलाई थी, आज उनको पुलिस पकड़ के ले गई। तो केवल आपको ये पैटर्न देखना पड़ेगा कि वो काले झंडे वाले कौन थे और कौन बैकफुट पे है। और आज जो तेजस्वी ने जो भाषण दिया, उन्होंने क्या कहा? आज उन्होंने चाचा चूचा कुछ नहीं किया, आज उन्होंने सीधी बात की, बहुत ब्रीफ बात। राहुल गांधी 6 मिनट बोले, तेजस्वी भी 6 मिनट बोले, और उन्होंने क्या कहा कि नीतीश जो मुख्यमंत्री हैं वो अचेत अवस्था में है और नैतिक भ्रष्टाचार के सबसे बड़े पोषक हैं। तो सभ्य भाषा के अंदर बिल्कुल फायरिंग लाइन में ले, बोला उनको पता ही नहीं कि उनके राज्य में हो क्या रहा है, उनकी सरकार को कौन चला रहा है। ये जो सारा नैरेटिव बना, जो ये आप पिक्चर्स देख रहे हैं, ये पिछले 11.25 साल से देश इन पिक्चर्स की उम्मीद कर रहा था कि ये पिक्चर्स कब आएंगे। और बिहार की सड़कों पे आपने 17 से 30 तक देखा जब यात्रा चल रही थी, और आज मार्च के दौरान देखा। यहां कोई किसी को बसों में बिठा के नहीं लाया है, ये सारी का सारा जो मोबिलाइजेशन है ये स्वतः स्फूर्त है। अगर अब भी ज्ञानेश गुप्ता को, अगर अब भी मोदी जी को, और अगर अब भी सुप्रीम कोर्ट जी को भी अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो ये सारी चीजें फिर वक्त तय करेगा। और जब वक्त तय करता है आशीष भाई, फिर कई तरह की ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जिसको आप तमाम तरह की चीजों में डिफाइन नहीं कर पाते। पिछले 2 दिन में आपने एक चीज ऑब्जर्व की, पिछले साल तक 2024 तक राहुल गांधी को क्या कहा करते, राहुल गांधी को क्या कहा करते कि ये चीन के एजेंट थे, याद है ना? क्यों? उस समय मोदी ट्रंप के साथ थे। अब इन्होंने क्या कहना शुरू किया है कि राहुल गांधी अब अमेरिका के एजेंट है। पता ही नहीं है सब। वही व्यक्ति चीन का एजेंट था, वही व्यक्ति अमेरिका का एजेंट है। तुम क्या हो केवल ये नहीं पता। तो ये क्या है, ये भी दर्शकों को छोड़ देते हैं। जो मोदी जी कल तक ट्रंप के साथ क्या करते थे, अब शी जिनपिंग और पुतिन की बात कर रहे हो तो उनके बीच में जाके खड़े हो जाते हैं। ना तो मोदी जी को चाइनीज आती मैंड्रिन, ना उनको रशियन आती, ठीक? तो वो क्या कर रहे थे वहां खड़े होकर, वो पिक्चर्स बहुत जबरदस्त तरीके से फैलाई जा रही है। आज सुबह से नैरेटिव चेंज करके, क्योंकि पता था कि राहुल गांधी क्या करने वाले, तो आज सुबह से क्या कर रहे हैं कि जबरदस्त जीत मिली है भारत को एससीओ के अंदर, और भारत के जो पहलगाम हमला हुआ था उसका जिक्र आ गया। की निंदा कर दी है। अरे बेहुदो, पहलगाम की तो प्रशंसा कौन करेगा? वाहियात लोगों, कुपट। पाकिस्तान का जिक्र है क्या उसमें? असली मुद्दा क्या है? पाकिस्तान का जिक्र है उसमें। वो प्रस्ताव भेजूंगा मैं, हो सके तो अपन उस पर एक अलग शो भी करेंगे, पूरा बिटवीन द लाइन्स उसको पढ़ के उठाएंगे। जो प्रस्ताव आया है उसमें कहीं पाकिस्तान का नाम नहीं है। और आतंकवाद का समर्थन पाकिस्तान कर सकता है क्या एससीओ के अंदर? उसको मना ही करना पड़ेगा ना। इशू क्या था कि क्या पाकिस्तान की निंदा होगी? वो तो नहीं हुई, उस पे लगे रहे। जब उससे बात नहीं बनी तो फिर एक खबर चला गई कि मोदी और पुतिन बात कर रहे थे और शहबाज शरीफ वहां देखते रह गए। मोदी पुतिन ने उनसे बात नहीं, उससे भी काम नहीं चला। फिर खबर क्या चलाई कि मोदी जी सम्मेलन के अंदर जो अपने शी जिनपिंग की प्रिय गाड़ी के अंदर बैठ के गए। इस खबर को चला रहे कल से। शी जिनपिंग की गाड़ी में कौन बैठा है? नरेंद्र मोदी। चीन का एजेंट कौन है? राहुल गांधी। सुनिएगा, आज मोदी और पुतिन एक गाड़ी में बैठ के पुतिन की में समारोह स्थल पे गए, कन्वेंशन सेंटर में। सुबह से उसको चला रहे हैं। क्या करना चाह रहे हो आप? ये सामान्य कटसी होती है 2 राष्ट्राध्यक्षों की। 2-2.5 मिनट का डिस्टेंस है। आशीष भाई आप जा रहे हो, बोला मैं आपके साथ बैठ लिया, ट्रैफिक की कम सिरदर्दी होगी। तो ये सारी चीजों को आउट ऑफ वे जाकर के, आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करने की केवल ये है कि वोट अधिकार मार्च को साइडलाइन कर दो, डाइल्यूट कर दो। आज फिर वही खबर चल रही है कि राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए। ये जो आप पिक्चर्स दिखा रहे हो, ये पॉमेरियंस के काम की नहीं, उनके काम की कौन सी है कि वो दो झंडे काले लिए, 2 आदमी जो काले झंडे लिए खड़े, जिनको पुलिस पकड़ गई, वो चलेगी क्लिप शाम तक। तो ये सारे का सारा मान करके चलिए। आपने कहा 78 सेकंड, अगर उसका ऑपरेटिव पार्ट देखोगे ना तो उसमें 20-22 सेकंड क्या है जो इनकी नींद उड़ाने के लिए है। वो क्या है? हाइड्रोजन बम और मोदी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे। हकीकत में तो ये है कि जिस दिन से महादेवपुरा की भी बात सामने आई है, वास्तव में ज्ञानेश गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। अगर मुंह दिखाने लायक होते तो उसको डिफेंड करते, और डिफेंड करते ऑल आउट ऑफेंसिव होकर के।
उनसे ना डिफेंड हो पा रहा है ना ऑफेंड हो पा रहा है। और ये इस पूरे घटनाक्रम की स्वीकारोक्ति है कि इनकी चोरी चौराहे पे पकड़ी गई है। अगला नंबर हरियाणा का, उसके बाद महाराष्ट्र का, और फाइनली ये हाइड्रोजन बम जो डिफ्यूज होगा, क्योंकि आपको पता है जो हाइड्रोजन बम बनता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन से बनता है, और वो जो एटॉमिक बम है वो फिशन से बनता है। उसमें एटम टूटता है, एनर्जी बनती है, यहाँ एटम जुड़ते हैं फ्यूजन। तो ये जो हाइड्रोजन बम क्यों कहा गया है, पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और फिर वाराणसी, तो ये फ्यूजन है। इस सारे का विस्फोट वाराणसी में जाके इसकी परिणति होगी। और वास्तव में देखिए, इंदिरा गांधी का चुनाव तो किस बात पर चला गया था कि सरकारी कर्मचारी का दुरुपयोग, एक कर्मचारी का। और मोदी जी के यहाँ तो क्या क्या है, अगर ये सारी वो ठीक बात है, वो जुडिशरी कहां से लाओगे, अब तो तमाम तरह की प्रतिभाएं आ गई है। 57वें नंबर का आदमी गुजरात हाईकोर्ट से 2.5 सेंट नोट के बाद सुप्रीम कोर्ट में आ जाता है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन देश की जनता देख रही है। राहुल गांधी ऑल आउट ऑफेंसिव पे वैसे नहीं गए, उनको दिख रहा है कि माहौल जो है अब राइप है और यही मौका है हिट करने का, एंड ही इज हिटिंग वेरी हार्ड। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें, आप तो चीन की बात तो खैर अब इसमें कितना करें, में जो है आतंकियों ने 26 निर्दोषों की जान ले ली, उसी दिन सबने निंदा की थी। भाई आज जिस ताऊ को का त्याग किए हो, परित्याग किए हो, उसने उसी दिन फोन कर दिया था। अब बताओ, उसी दिन उस ताऊ ने फोन किया था जिसका परित्याग कर दिए कि नहीं नहीं अब गलती हो गई, गलती से हमन कर लिए थे ट्रंप के लिए, उसने उसी दिन किया। पहले तो ये पेंडुलम जैसे अपना तय करो ना कि किधर हो, आज ट्रंप कल, यही कंफ्यूजन हमें कहीं नहीं छोड़ा। और पुतिन की गाड़ी में बैठने के लिए देखिए हेमंत भाई, आपको एक दिन आंकड़ा हम ही ने आपने कार्यक्रम किया था ना, कितना $16 बिलियन का तेल लिया है ना, है? तो $16 बिलियन का तेल लेने वाले को 2-3 किलोमीटर गाड़ी में भी नहीं बैठाएगा कोई, है? क्लियर समझो बिल्कुल भैया। 16 बिलियन का, भाई कल्पना करिए, उतना तेल ले लिया कोई, उसको गाड़ी में नहीं बिठाएगा। अरे उसको गाड़ी में बिठाने के लिए हमारे जैसा आदमी होगा, इतना बड़ा, मतलब हमको इतना बड़ा आदमी कोई बना दे, इतना तेल खरीद रहा है हमसे, हमारे पास तो तेल पानी हम लोग थोड़ा हुआ है, लेकिन ले रहा है एग्जाम्पल, तो हम गाड़ी दे देंगे, हम कहेंगे डिग्गी में हमको बैठा लो, गाड़ी तुम ही ले जाओ, करो कि गाड़ी में बैठा लिया। बेसिकली पूरा का पूरा नेरेटिव ये बनाने की कोशिश है कि लोगों का ध्यान भटक जाए और भक्तों की खुराक पूरी हो जाए। इतने में भी भक्त कहें मोदी जी डंका बज रहा है, अरे डंका बज रहा है भक्तों, सोचो वो भी विजुअल है, जहां पर एर्दोगन से हाथ मिलाने के लिए लबलबाक आगे चले गए थे साहब, वही एर्दोगन है जिसको अभी 3 महीना पहले आप लोग नक्शे से हटा रहे थे कि तुर्की तड़प जाएगा, तुर्की जो है घुटनों पे आ जाएगा, तुर्की के बगल में दुश्मन खड़ा कर देंगे। वो साइप्रस गए थे मोदी जी, साइप्रस इतना बड़ा है, बस साइप्रस की एक ही खूबी मैं जानता हूं कि विनोद अडानी ने वहां जो है नागरिकता ले रखी है, यही है उसकी खूबी जो मैं जानता हूं साइप्रस की। वो हेवन है कुछ लोगों के लिए, स्वर्ग है वो देश। तो मुझे और सारे डाउट्स थे वहां जाने के पीछे, वहां जाकर के मुंह तोड़ जवाब दिया एर्दोगन को। अरे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हाथ काहे लपक रहे थे मिलाने के लिए, जरा वो विजुअल देख लीजिएगा, हम अलग कार्यक्रम में दिखा देंगे विजुअल्स कैसे लपक रहे थे। एर्दोगन को कोई इंटरेस्ट नहीं था हाथ मिलाने में, अपने वाले साहब गए हाथ मिलाने। ऐसे नहीं होता है कि एक व्यक्ति को देश बना दिया। मीडिया ने तो जो पाप किया है, जो नरक मचाया है ना, कि कोई ये महाकाल पूजा कर ले, काशी विश्वनाथ की पूजा कर ले, इनको कोई इनका पाप विमोचन होना नहीं है, पाप विमोचन नहीं होना है। मैं इस यात्रा के पर ही आखिरी टिप्पणी बस आपकी लूंगा। यात्रा तो खत्म हो गई है, यात्रा खत्म हो गई। यात्रा में आपने कहा वो अंबेडकर पार्क जा नहीं पाए थे, उससे पहले ही डाक बंगला चौराहे पे बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया था पुलिस ने, बैरिकेडिंग लगाकर वहीं रोक दिया। बाबा साहेब की प्रतिमा तक भी नहीं जाने दिया था। बाद में जाकर के माल्यार्पण कर पाए हों अकेले जाके तो बात अलग है, लेकिन वहां पर जहां पर सभा होनी थी वहां पे नहीं, वो तो बीच में ही लगा करके माइक उठा करके सभा करनी पड़ी। इस यात्रा का टेम्पो क्या कायम रहेगा? अगर ये हाइड्रोजन बम या इस टाइप के मतलब चीजें आती रही तब तो टेम्पो कायम रहेगा।
क्या कायम रहेगा, और इस यात्रा का टेम्पो, क्योंकि टेम्पो कायम रहना बहुत जरूरी, नहीं तो जनता के साथ धोखा होगा। जो जनता निकली है ना, ये कांग्रेसी नहीं थी, ये मैं बताऊं आपको हेमंत जी, ये कांग्रेसी नहीं थी, ये वो जनता थी जो अपने अधिकारों को लेकर के जागरूक थी, सजग थी, जो बाबा साहेब के फॉलोअर थे, वो थे ये, कि बाबा साहब ने जो हमारा हमको हक दिया है वो हम छीनने नहीं देंगे किसी को। इस टेम्पो को मेंटेन करने में कांग्रेस या राजद, राजद तो मान लीजिए फिर भी थोड़ा धरातल पे रहती है, कार्यकर्ता वगैरह एक्टिव रहते हैं, जैसे भी रहे, क्या राहुल गांधी के जो पीछे लोग हैं वो इस टेम्पो कायम रखेंगे, या आज ही जाकर के मस्त सो जाएंगे? नहीं आशीष भाई, देखिए बिहार में बाकी स्टेट्स में फर्क है। यहाँ पर कांग्रेस जूनियर पार्टनर है, राहुल गांधी ने मोमेंटम बढ़ा दिया, बिल्डअप कर दिया, उसके बाद उसको मेंटेन और कंटिन्यू करने का काम मेन मुख्य तौर पर तेजस्वी के पास और एलआई पार्टनर के पास है, वीआईपी पार्टी और ये सारे लोग, सीपीआईएमएल और इतने लोग। लेकिन ये जो बिहार के अंदर मोमेंटम और बिल्डअप बना है, ये केवल बिहार तक सीमित ना रहे। राहुल गांधी का जो भी एक्शन और जो भी चीजें होंगी आने वाले समय में, चाहे वो हरियाणा की बात है, चाहे महाराष्ट्र की बात है, चाहे नेशनल लेवल पे वो किस नैरेटिव को पैडल करेंगे, वो सारा एडिशनल फैक्टर होगा इस मोमेंटम को कायम रखने में, नंबर एक, और इस मोमेंटम को बढ़ाने में फर्दर। कि ये बिहार तक का फिनोमिना नहीं है, ये कर्नाटक में हो चुका है, ये महाराष्ट्र में हो चुका है, ये हरियाणा में हो चुका है, ये पैन इंडिया है। जब ये एक मूवमेंट के तौर पर आगे बढ़ेगा, यानी कि राहुल गांधी की हर कार्यक्रम में जब इन बातों का जिक्र आएगा, मीडिया नहीं करेगा, कॉमेडियंस नहीं करेंगे, लेकिन ओवरऑल देश के अंदर एक जो सेंटीमेंट बना है वोट चोरी का, वो तय मान करके चलिए। देखिए अडानी अंबानी की सरकार, मोदी पे कौन कौन से नारे चिपके हैं, सूट बूट की सरकार आपने देखा कटाक से चिपका था, और हालत ये हुई कि मोदी को वो नीलामी करके फिर चुकाना पड़ा उस सूट का, और वो भी कहां दिया क्या दिया जो भी नाटक। उसके बाद अडानी अंबानी की सरकार, वो नारा, वो जो बात है वो आज तक चिपकी हुई है, हम दो हमारे दो आज तक चिपका हुआ है। ये जो वोट चोरी वाला मामला है, कोई माने या ना माने, ये भारतीय जनता पार्टी पे ना केवल चिपक गया है, गणेश गुप्ता पे ना केवल चिपक गया है, बल्कि वो इसको उतारने की कोशिश भी नहीं कर पा रहे। या तो ना कि आप इससे पल्ला झाड़ने की भी दिशा में आप नहीं बढ़ पा रहे। तो लोकतंत्र के अंदर अगर आपके ऊपर वोट चोरी का नारा चिपक गया मामला, और उधर से तेजस्वी ने मोमेंटम कायम रख दिया, तो आप इसका परिणाम समझिए क्या है। अगर बिहार में जो कुछ इन्होंने खेल किया, मुझे और आपको तो पता है सारा खेल ऑलरेडी हो चुका है, ये स्मोक स्क्रीन है, ये सारे का सारा भ्रम फैलाने का खेल है। और ये कार्यक्रम, आप ये बताइए ना कि अब तक वेस्ट बंगाल में क्यों एसआईआर घोषित नहीं की। हम, मुझे और आपको पता है इस बात का कि महाराष्ट्र में वोट जोड़ करके खेल किया था, यहां काट करके खेल करना है, और यहां से जो नई टेक्नोलॉजी निकलेगी वो बंगाल में अप्लाई होगी या बाकी स्टेट्स में अप्लाई होगी। ये मुझे और आपको क्लियर, क्या ये राहुल गांधी को क्लियर है? और जो आपने कहा कि कांग्रेस, आज की तारीख में राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, कांग्रेस में कोई ऐसी सेकंड लाइन लीडरशिप नहीं है जो किसी नैरेटिव को पैडल कर रहा है। माफ कीजिएगा, ये बिल्कुल सच है। सिंगल हैंडेड आदमी है, खुद ही सेनापति है, खुद ही सेना है। उसके अलावा उसकी टीम के अंदर कोई एक आदमी ऐसा दिखाइए मुझे जिसको कोई पहचानता हो, जिसका कोई कंट्रीब्यूशन हो, जिसकी कोई फाइटिंग स्पिरिट हो, जिसका किसी भी रूप के अंदर लोगों से कनेक्ट हो। माफ कीजिएगा, ऐसा कोई व्यक्ति आज की तारीख में कांग्रेस में, उनके चारों हर बात में वेणुगोपाल, फलाना गोपाल, इनका जमीन से कोई लेने देने। तो अब राहुल गांधी के जो एलाइज जिन स्टेट्स में कांग्रेस है, अब यह देखिए ना, जो महादेवपुरा वाला खेल है, वहां तो कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार थी, उसके बावजूद महादेवपुरा में यह खेल हो गया। तो आप सोच लीजिए डीके शिवकुमार और वो क्या कर रहे थे, मुख्यमंत्री, सोच लीजिए ना, वहां भी अगर बीजेपी ये खेल करेगी तो वहां तो सरकार, सीएम डिप्टी सीएम, फुल मेजोरिटी, ब्रूट मेजोरिटी की सरकार है आपकी। वहां भी अगर बीजेपी कर रही है तो उसका दुस्साहस भी देखिए, हिमाकत भी देखिए, और चुनाव आयोग उसमें बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होकर सारे काम करवा रहा है। क्या कह रहे हैं कि 0 नंबर हाउस होते हैं देश में, बता दीजिए कहां होते हैं? चुनाव आयोग की वोटर सूची को छोड़ करके अगर कहीं हाउस नंबर 0 मुझे दिखा दो तो मान जाऊंगा मैं, लेकिन ज्ञानेश गुप्ता जी ने दे दिया। तो अब केवल जिम्मेदारी राहुल गांधी की है कि इस नैरेटिव को लूज ना कर दें, इसको फर्दर मल्टीप्लाई करें, इसको बाकी स्टेट्स में लेकर के जाएं। आपको पता है अभी जल्दी ही गुजरात जाने वाले हैं, बाकी स्टेट्स के अंदर जाने वाले हैं। तो ये मोमेंटम जब बिल्डअप होगा ना, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी वास्तव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, क्योंकि उनके पास इसका काउंटर नहीं है। और यही सबसे बड़ी उनकी त्रासदी है कि उनके पास काउंटर नहीं है, उनके पास एक ही हथियार है, पॉमेरियन मीडिया, उसके जरिए डिस्ट्रैक्शन। ये डिस्ट्रैक्शन इस मामले में कामयाब नहीं होने वाला, ये लोगों का मुद्दा है।
केवल इतनी बात समझनी पड़ेगी। चलिए, ये बिल्कुल साफ है कि राहुल गांधी को ये मोमेंटम बना के रखना होगा और खुद ही बना के रखना होगा, किसी साफ। भरोसा नहीं। कहा जैसे हेमंत जी ने कि किसी में एक आदमी नहीं जिसमें फाइटिंग स्पिरिट हो। अब नहीं, इस फाइटिंग स्पिरिट छोड़िए, बाकी सब तो जो लिक्विड आता नहीं स्पिरिट, वो है। स्पिरिट आपने देखा है, हाथ में डालिए एक ढक्कन उड़ जाता है। तो अभी सब पता है, सब उड़ गए, ये सब स्पिरिट हैं। सब आज राहुल का कार्यक्रम खत्म हुआ, सब उड़ गए, सब स्पिरिट है, ढक्कन डालो उड़ गया। तो ये भाप बन के उड़ जाते हैं, सब गायब। अब आराम फरमाएंगे, इजाजत दीजिए हमें, बाकी और भी खबरें हैं, उन खबरों को हम आप तक लेकर के आएंगे। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।